तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसे कि उसकी दुनिया में मार दिया जाता है। उसका इनकारनेशन एक ऐसी दुनिया में होता है जहां पर उसे उस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को मारना है। इस एनिमे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक फैंसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ लड़कियों को बेचा जा रहा है और ये मोहतरमा इस बिजनेस की हेड होती हैं। अब यहाँ पर पहली लड़की को लाया जाता है और उसे 7 मिलियन में बेच दिया जाता है। फिर दूसरी लड़की आती है और सब लोग इसे खरीदने के लिए मचल रहे होते हैं, लेकिन असल में ये लड़की एक सीक्रेट एजेंट होती है जो इन सबको पकड़ने के लिए आई है। फिर क्या, ये बंदी अपनी गन से इन सबको फायर करने लगती है, लेकिन तभी सामने आता है एक ऐसा आदमी जो मैजिक यूज कर सकता है। इसी टाइम पर एक लड़की भी इन सबसे फाइट कर रही होती है और अंत में वो मेन आदमी को मारकर सारी लड़कियों को यहाँ से लेके जाती है। फिर वो अपने पार्टनर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो पहली लड़की मैजिक यूज करने लगती है और दूसरी लड़की सारे लोगों को गन से मारने लगती है। और तभी दूर में हमारे मेन कैरेक्टर थेडी के साथ उसकी बहन भी दिखाई जाती है। तभी लू वहाँ की मेन लड़की पर फायर कर देता है। अब लू के पास लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने असिस्टेंट के साथ एक सीरियस मिशन पे होता है, लेकिन लू मिशन बीच में छोड़कर जाने लगता है जिसकी वजह से ज्यादातर मेंबर्स बच जाते हैं। इसे देख उसके असिस्टेंट बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन लू कहता है कि उसे जितना काम दिया गया था वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिर क्या, लू उसके कार को बहुत तेजी से दौड़ाने लगता है क्योंकि एक ड्रोन ने उन्हें स्पॉट कर लिया था और कई सारे टैंक्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन टैंक के फायर करने की वजह से उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन असल में ये सब लू का प्लान था और वो बीच में ही उस कार से निकल चुका था। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आसपास कोई भी आदमी नहीं है। अब लू अपने पार्टनर का इलाज करने लगता है क्योंकि कार से कूदते वक्त उसके पैर में चोट लग गई थी। अब वो दोनों रात में वहीं सोने लगते हैं, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसके असासिन होने का रीजन पूछने लगती है। अब लू असल में एक असासिन फैमिली में पैदा हुआ था, जिस वजह से उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन इस मिशन के बाद वो असासिन का टीचर बनने वाला था, लेकिन तभी लू उस लड़की की गन को लेकर उसी की तरफ एम कर देता है और कहता है लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे मेरे टूल का भी इस्तेमाल करके काम करना है। लेकिन वो लड़की कहती है तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। जिसके बाद लू गन को वापस दे देता है और तभी वो लड़की लू की तरफ गन को एम कर देती है और कहती है तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन लू ने पहले ही गन की सारी गोलियां निकालनी थी और कहता है अगर हम सबकी इज्जत करेंगे तो फिर लूटेंगे किसकी। अब इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए एक पासपोर्ट मिल जाता है और तभी लू सोचता है कि उसे उस लड़की के साथ एक और राउंड कर लेना चाहिए था, लेकिन इस प्लेन में आते वक्त उनका प्लेन हाईजैक हो जाता है और ये काम असल में लू की टीम ने उसे मारने के लिए किया है। जिसके बाद लू प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और प्लेन आकर लू के प्लेन को ब्लास्ट कर देता है और लू बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो जाने से पहले 69 पोजीशन ट्राई करना चाहता था। लेकिन तभी लू के सामने एक गॉडेस आ जाती है और वो लू के असासिनेशन स्किल की वजह से उसे एक दूसरा मौका देना चाहती है, लेकिन इसके बदले में लू को अगले वर्ल्ड के हीरो को मारना पड़ेगा आज से करीब 16 साल बाद। और वो हीरो डीमन लॉर्ड को मारने वाला है, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा पगला जाएगा, जिस वजह से आज से 16 साल के बाद लेकिन 18 साल से पहले लू को उस हीरो को मारना पड़ेगा और इसके बदले में वो उसे 69 करने का मौका भी देने वाली है। मालूम ना। अब इतनी सुंदर लड़की हाथ से चली ना जाए, ये चीज अच्छी तो नहीं लगती ना, जिस वजह से लू इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। अब अगले वर्ल्ड में वो मैजिक पावर का यूज कर सकता है और गॉडेस की तरफ से उसे 5 स्किल चुनने का भी मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखना हमारे मेन हीरो के पास 30 से भी ज्यादा स्किल्स मौजूद हैं। अब हम इस रैंक के रैपिड रिकवरी को चूज करते हैं। ए रैंक के स्पेल जिसकी मदद से हम लोग नए नए स्पेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बी रैंक के लिमिटलेस ग्रोथ जिसकी मदद से हमारा छोटा भाई आगे बढ़ पाएगा। सी रैंक पे मार्शल आर्ट को चूज करता है और डी वाला थोड़ा सा सीक्रेट है। अब इसके अलावा भी इस वर्ल्ड में 6 एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें से 4 लू को दिए जाते हैं। जिसके बाद वो गॉडेस कहती है तुम्हारी मम बहुत ही हॉट होने वाली है, तो अपने मुन्ना भैया को थोड़ा सा संभाल के रखना। इसके बाद गॉडेस उसे उसके वर्ल्ड में भेज देती है और लू वहाँ पर पैदा हो जाता है। अब लू को देखने के बाद उसके डैड कहते हैं कितना गंदा प्रोडक्ट है ये। अब हमारा लू 7 साल का हो चुका है और वो छोटे मोटे रैबिट्स को मार सकता है, लेकिन हमने अभी तक मैजिक टेक्निक को नहीं सीखा है क्योंकि इसके लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, लेकिन उसे अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसके बाद लू खाना बनाने लगता है। पहले हम कुछ कैरेट्स को काट लेते हैं और रैबिट मीट को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद सब्जियों के साथ हम इस मीट को उबालने लगते हैं और हम एक बटर मिक्स तैयार करके उसे भी इसके साथ मिला लेते हैं और हमारा रैबिट सूप यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन लू को इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मम को खाना ही नहीं बनाना आता। खैर, मॉम और डैड को यह खाना बहुत पसंद आता है और वो लोग गाँव के सारे लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना चाहते हैं। जिसके बाद लू के डैड उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और उसके कपड़े को उतार कर लू कुछ अजीब से पोजीशन करने लगता है और उसका डैड उसे पूरी तरीके से चेक करने लगते हैं। और तभी लू को पता चलता है कि लू के डैड ने उसे मार्शल आर्ट और मेडिसिन की भी ट्रेनिंग दे रखी है। जिसके बाद वो लू को मिस्टेक आई देने का प्लान करते हैं। अब इन आंखों की मदद से कोई भी आदमी
दूर के साइड के और अंधेरे में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकता है। अब अगले दिन लू की मॉम उसे खाना खिला रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक से इसकी मॉम कुछ अजीब हरकतें करने लगती हैं, जिसके बाद लू अपने डैड की तरफ भाग जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये यहाँ से नहीं भागता तो मैं पर्सनल में जाके उसको झापड़ा मारता। अरे कहना क्या चाहते हो? अब लू की आंखों को यहाँ पे खोल दिया जाता है और भाई लिटरली इन आंखों की मदद से हम लोग दूर की चीजों को भी बहुत साफ साफ देख पाते हैं। और तभी डैड कहते हैं कि हमारे कैसल में एक हॉट लड़की आने वाली है और तुम चाहो तो उससे मैजिक सीख सकते हो। और हाँ, इन आंखों की मदद से हम लोग दूर लोगों के सोल्स को भी देख सकते हैं। और अब लू की मॉम उसे एक लड़की की तरह सजा देती हैं। ऑफ कोर्स ये चीज उसे पसंद नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद लू को इस बेवकूफ से सूट को पहनकर अपने हॉट मेंटोर से मुलाकात करना पड़ता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है और कहती है उसका नाम विया विकने है। और अब लू भी खुद को इंट्रोड्यूस करा देता है, लेकिन इस चीज से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विया उसे एक फायर स्टोन को दे देती है, जिससे मैजिक पावर को टेस्ट किया जाता है। अब ये पावर स्टोन थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगता है और नॉर्मल से बहुत तेजी से जलने लगता है, जिस वजह से लू उसे दूर फेंक देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब लू के मॉम और डैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग लू के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल। अब लू कहता है कि उसे कुछ और पावर स्टोन चाहिए, लेकिन विया उसे सामने से मना कर देती है। प्यारी समझ गई। अब रात में विया लू के रूम में सोने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि उसे उसके रूम में डर लग रहा है और ये दोनों अगर से 12 साल के ना होते तो मैं इन दोनों के ऊपर केस कर देता। अगले दिन टेस्ट के टाइम पर खुलासा होता है कि लू के पास सिर्फ 1 2 नहीं बल्कि विंड, अर्थ, वाटर, फायर जैसी सारी स्किल अनलिमिटेड लेवल पर हैं। भाई ये तो इम्पॉसिबल था। अब विया उसकी मैजिक एबिलिटीज को अनलॉक करने की कोशिश करती है और कसम से वो इसमें सफल भी हो जाती है। अब यार मैजिक स्पेल को यूज करने के लिए पढ़ना तो आना चाहिए, तो विया उसे कॉपर बनाकर दिखाती है और लू भाई साहब पहले ही ट्राई में कॉपर बना डालता है। रात होते होते विया का जलन लेवल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि लू हर चीज में उस्ताद बनता जा रहा था। अगले दिन लू पूरे प्रोफेशनल तरीके से कॉपर बना लेता है। अब इस वर्ल्ड में स्पेल यूज करने के लिए पहले उसे इमेजिनेशन में क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन लू भाई साहब एक ग्लिच पकड़ लेता है। वो विया को कहता है कि स्पेल को पेपर पर लिखें। फिर क्यों? लू ने उसी स्पेल का यूज करके आयरन भी बना लिया। फिर दोनों रिसर्च करते हैं और पता लगता है कि इस वर्ल्ड में 36 मैजिक नंबर्स मौजूद हैं। इन नंबर्स की मदद से कोई भी मेटल स्पेल क्रिएट किया जा सकता है और तभी एक स्पेशल स्पेल का यूज करके लू पहली बार मैजिक से गोल्ड बना डालता है। इस नज़ारे को देखकर विया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो सिर्फ एक ही बात सोचती है, भाई ये लड़का तो ओपी है। जब विया गोल्ड बनाने की कोशिश करती है तो बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर लू भाई स्पेल में थोड़ा जुगाड़ कर देता है और फिर विया भी गोल्ड बनाने में सफल हो जाती है। अब इन दोनों का टाइम ऐशो आराम से कट रहा होता है, लेकिन एक दिन लू ने मैजिक से गन बना डाली और मजे की बात तो ये है कि ये गन रियल में काम भी करती है। फिर क्या, विया भी इस मैजिक गन टेक्निक को मास्टर कर लेती है। लेकिन भाई साहब लू का क्रिएटिविटी लेवल यही नहीं रुकता, वो मैजिक की मदद से जॉइंट टैंक भी बना देता है और जब उसे फायर करता है तो वह ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियर बम फटा हो। लेकिन यार हर खुशी के बाद एक इमोशनल सीन तो बनता ही है। अगले दिन दोनों बहुत सैड होते हैं, क्योंकि लू की ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी थी और विया को अपने घर वापस जाना था। जाने से पहले विया उसे एक फास्ट स्टोन गिफ्ट कर देती है और वादा लेती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगी लू को उसकी हेल्प के लिए पहुंचना पड़ेगा। जवाब में लू भी विया को एक मैजिक नाइफ गिफ्ट करता है, जिसे उसने खुद मैजिक पावर से बनाया है। अगले दिन विया चली जाती है और दोनों की आंखों में सैडनेस साफ नजर आती है। अब डैड लू को एक नई जगह पर ले जाते हैं और ये जगह कुछ ज्यादा ही डार्क लग रही है, एक जेल। यहाँ लू को एक रियल इंसान को मारने का टेस्ट देना होगा। डैड कहते हैं ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और यही असली टेस्ट है और हमारा पहला टेस्ट एक लड़की के ऊपर होने वाला है। इस लड़की ने एक घर में चोरी करने के बाद पूरे घर को आग लगा दिया था, जिस वजह से उस घर के सारे मेंबर्स मारे गए। और तभी वो लड़की यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत गरीब है और इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी हम उस लड़की के हाथों को काट देते हैं। लेकिन तभी वो लड़की अपना कंट्रोल खो बैठती है और कहती है कि वो जल्दी लू को खत्म करने वाली है। लेकिन तभी हम एक नाइफ को फेंक कर उसी के खेल को खत्म कर देते हैं। अब अगले दिन हम फैमिली मेंबर्स के साथ बाजार में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस साल खेती बहुत अच्छी हुई है। लेकिन लू की मॉम खाने के लिए कुछ कुकीज को खरीदना चाहती थी। लू इसके लिए मना कर देता है, लेकिन तभी मॉम यहाँ पर रोने लगती हैं और कहती हैं कि एक बच्चा होने के बावजूद तुम बच्चे की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करते और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ से चली जाएंगी। जिस वजह से लू राजी हो जाता है और तभी लू की मॉम उसे हक कर लेती हैं और कहती हैं कि उन लोगों ने एक कुकी उन्हें फ्री में दे दिया है। अब इस साल जानवर की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होने की वजह से मीट में भी कोई कमी नहीं होती और लू ने जिस सूप की रेसिपी को बनाया था यहाँ पर सारे लोग को बहुत पसंद आती है। अब लू बहुत स्ट्रांग तो है, लेकिन खुद की पावर से वो हीरो को हरा नहीं सकता, इसलिए वो बाजार में एक ऐसी आदमी को ढूंढने के लिए आया है जिसके पास माना मौजूद हो। उसे एक औरत तो मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इसके बाद वो टावर के ऊपर से माने वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी माना नहीं होता। अगले दिन हम फिर से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं
अब इसी जंगल में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। ये लड़की बहुत ही कमजोर हो चुकी है और चलने के भी काबिल नहीं है। असल में उसके घर में खाने की कमी की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया है और अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे वुल्व्स आने लगते हैं। एक वुल्व तो उस लड़की पर अटैक भी कर देता है। दूसरी तरफ लू भी इसी जंगल में घूम रहा होता है और उसे फील होता है कि यहाँ पर कई सारे वुल्व्स मौजूद हैं। वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और तभी उस लड़की को देखकर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी दो वुल्व्स हमारे हाथों को पकड़ लेते हैं। पर लू ने जितनी भी नई टेक्निक सीख रखी हैं, उसकी मदद से वो दोनों वुल्व को बहुत तेजी से खत्म कर देता है। अब लू उन सारे टेक्निक्स को इन वुल्व्स के ऊपर यूज करने लगता है और उन सबका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस लड़की का नाम टार है और लू उससे यहाँ होने का रीजन पूछ लेता है। टार कहती है कि ठंड की वजह से उसकी फैमिली शिकार नहीं कर पा रही है और खाने की कमी की वजह से उसे उसके घर से निकाल दिया गया है। इसी वजह से वो पास ही के रीजन में जा रही है क्योंकि वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पर लू उन वुल्व्स के मीट का इस्तेमाल करके सूप बना लेता है और एक कप सूप टार को खाने के लिए देता है। इस लड़की को यह सूप बहुत पसंद आता है कि वो एक और कप मांगने लगती है, लेकिन लू उसे कम खाने के लिए कहता है वरना वो सारा खाना उल्टी कर देगी। इसके बाद लू उसे बताता है कि असल में वो 2/3 रीजन का प्रिंस है। ये सुनकर टार शॉक हो जाती है और कहती है कि पिछली रात उसके ड्रीम में गॉडेस आई थी और उन्होंने कहा था कि एक पावरफुल पर्सन उसकी मदद करने वाला है। गॉडेस का नाम सुनते ही लू को ऐसा लगता है कि गॉडेस ने ही उसे यहाँ पर भेजा है। इसी वजह से लू बता देता है कि असल में वो एक असासिन है और उसने इससे पहले कई लोगों को मारा है। अब लू टार से कहता है कि उसे अपने मिशन में टार की मदद की जरूरत है। टार पहले थोड़ा परेशान होती है, लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इसे स्वीकार कर लेती है। फिर लू को पता चलता है कि इस लड़की के पास माना भी मौजूद है, इसलिए अब उसे दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू सो रहा होता है और टाट उसे उठाने के लिए आती है। तभी लू कहता है कि वो सपने में टाट को ही देख रहा था क्योंकि वो इतनी क्यूट हो चुकी है, जिसे सुनकर टाट बहुत शर्मा जाती है। अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जिसे टाट नहीं बनाया है, लेकिन लू को यह खाना बहुत ही बेकार लगता है और कहता है इससे अच्छा खाना तो मैं आँख बंद करके बना लेता हूँ। लेकिन उसकी मॉम और डैड को ये खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं और उसके डैड की तरह लू भी टाट के कपड़े उतार कर उसे अजीब तरीके से चेक करने लगता है। अब इतने सालों में हमने जितनी भी असासिनेशन टेक्निक सीखी हैं, उन सभी को हम टाट को सिखा देते हैं, लेकिन फाइनल ट्रेनिंग नाइफ की होती है जिसमें हर किसी को मास्टर बनना पड़ता है। लेकिन टाट नाइफ को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं चला पाती, लेकिन टाट उस लंबे स्टिक को आसानी से संभाल लेती है और घर के हर काम में मदद करती है, यानी एकदम वाइफ मटेरियल। इस वजह से हम उसे एक नया हथियार बना देते हैं। इस हथियार की मदद से टाट बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट कर लेती है। अगले दिन सोते वक्त लू देखता है कि टाट भी उसके साथ सोई है और कहती है कि अकेले सोने में उसे डर लगता है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डायलॉग मैंने कहीं और सुना है। अब हमें गॉडेस के सीन में ले जाया जाता है जहाँ वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सोल्जर प्रकट होता है। उसे भी उसी तरह से एक ऑफर दिया जाता है जैसे कि लू को मिला था और उसे भी इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद वो बहुत ही आलसी और लूजर जैसा हो जाता है। अगले दिन लू टाट को लेकर बाजार घूमने के लिए जाता है क्योंकि इस साल की खेती बहुत अच्छी हुई है। तभी लू को देखकर एक आदमी मदद के लिए आगे आता है। दूसरी तरफ एक महिला उसे कुछ फल देती है और एक और आदमी फर्टिलाइजर देने के बदले कुछ प्याज दे देता है। अब इस तरीके से जाते वक्त हमारे पास कई सारी चीजें जमा हो जाती हैं और हम दोनों चलते चलते टमाटर के खेत में पहुंच जाते हैं। तभी टाट कहती है आप कितने अच्छे हो, अगर आप न होते तो मेरा जीवन शायद बहुत मुश्किल हो जाता। तो लू कहता है तुम्हारी मेहनत और ताकत की वजह से किसी भी हाल में मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। तभी लू को यह पता चलता है कि विया के द्वारा दिया गया फास्ट जोन जिसे उसने संभाल कर रखा था, अब टाट ने उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और उसने लू को कई सारी स्टोन की कॉपी बनाकर दे दी है। इनका उपयोग वह अपने अगले मिशन में कर सकता है। फिर टाट कहती है डैड ने आपको बुलाया है और जब हम वहां पहुंचे डैड हमसे टाट के बारे में पूछने लगते हैं। अब तक हम टाट को सारी टेक्निक सिखा चुके हैं और वो हर किसी से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। असल में पूरे जिले में टाट के अलावा किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है। इतने टाइम से लू टाट के हर कदम को ध्यान से देख रहा था और अब वो जान चुके हैं कि टाट हमारी दुश्मन नहीं है। लेकिन तभी डैड कहते हैं अब हम तुम्हारा फाइनल टेस्ट लेने वाले हैं, जिसके बाद हम खुद से मिशन को ले सकते हैं। असल में इस बार लू को अपने डैड के साथ फाइट करनी पड़ती है। जीतते हैं या हारते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो बस हमारी स्किल देखना चाहते हैं। अब लू यहाँ पर अटैक की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एरो से फायर हो जाता है और तभी वो एक और ट्रैप में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर उसके डैड उसके पैर को तोड़ देते हैं। डैड के अटैक भी बहुत फास्ट होते हैं। अब लू हील करने लगता है और सोचता है कि वो आज तक का सबसे पावरफुल विलन है। तभी उसके डैड फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लू किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद उसके डैड फिर से गायब हो जाते हैं। अब हमारे फास्ट मूवमेंट की वजह से हम ठीक से रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से हम एक जगह शांत होकर डैड के मूवमेंट को फॉलो करने लगते हैं। तभी राइट साइड से एक नाइफ आता है जिसे हम तोड़ देते हैं। एक और लेफ्ट साइड से आता है जिसे हम डॉज कर देते हैं और ऊपर से डैड भी आने लगते हैं, लेकिन हम उन्हीं के खेल में उन्हें फंसा देते हैं।
अब हम इस ट्रेनिंग को पास कर जाते हैं और डैड को तो यकीन ही नहीं होता कि वो 12 साल के बच्चे से हार चुके हैं। तभी डैड कहते हैं हमने फाइट के दौरान मैजिक का यूज नहीं किया। तो लू कहता है असल में ये एक स्किल का कॉन्टेस्ट था, ना कि पावर का, जिस वजह से यहाँ पर मैजिक पावर का यूज करना चीटिंग हो जाती। अब लू के डैड बहुत ही प्राउड होते हैं क्योंकि वो इसी मोमेंट का टेस्ट ले रहे थे और कहते हैं कि उन्होंने सारी चीजें सिखा दी हैं जो वो सिखा सकते थे। इसके बाद से लू को खुद की ट्रेनिंग खुद से करनी पड़ेगी। अब लू को एक कैसल के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजा सो रहा होता है, लेकिन तभी एक वायर की मदद से उसके मुंह में जहर डाल दिया जाता है और उस राजा का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक और किंग को दिखाया जाता है जिन्होंने 2 लड़कियों को पकड़ कर रखा है, लेकिन तभी डैड जाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से हम कई सारे लोगों का असासिनेशन करने लगते हैं। अब इसके बाद डैड को एक आदमी का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया जाता है और इस छोटे से काम के बदले लू को बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिस वजह से जाते वक्त लू को ये चीज बहुत अजीब लगती है। असल में उस आदमी को ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं थी, वो बस हमसे कनेक्शन बनाना चाहता था ताकि हम उन पर अटैक न कर सकें। अब डैड कहते हैं कि असासिनेशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक फेक आईडी बनानी पड़ेगी। और जब लू पैदा हुआ था उसी समय पर उन्होंने एक मर्चेंट के परिवार में भी हमारे नाम को रजिस्टर कर दिया था, और मर्चेंट का मतलब होता है वो आदमी जो सस्ते में चीजों को खरीद कर दूसरी जगह पर महंगे में बेचता है। अब लू को उस परिवार में जाकर 2 सालों तक एक इलेक्ट बाबर की आइडेंटिटी के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अमीर लोगों के साथ मर्चेंट के अच्छे कनेक्शन भी होते हैं और लू को अमीर लोगों के साथ कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। अब कियान यानी कि डैड के बाद लू इस घर का हेड बना दिया जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर एक पार्टी आयोजित की जाती है, लेकिन अंकल का बेटा रोना इस बात से एग्री नहीं करता। सभी लोग उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन लू कहता है बोलने तो बेचारे को तकलीफ हो रही है, बोल बोल रोना क्या कहना चाहता है। रोना कहता है कि वो लू से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे ही इस घर का हेड होना चाहिए था, और वो लू को बैटल के लिए भी चैलेंज कर देता है। अब हम इस बैटल के लिए राजी हो जाते हैं और मैच के स्टार्ट होते ही हम उसे पीछे से पकड़ लेते हैं एक धमाकेदार नाइफ के साथ, जिस वजह से 1 सेकंड में ही वो हार जाता है। लेकिन तभी रोना हम पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम उसे भी पटक देते हैं। अब हम इस बैटल को जीत जाते हैं, जिसे देख सभी लोग तालियां मारने लगते हैं। तभी डैड कहते हैं कि पैदा होने के साथ ही उन्होंने हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और हमसे अच्छा इस घर को कोई और संभाल नहीं सकता। अब बाहर आने के बाद लू देखता है कि रोना बहुत ही परेशान होता है क्योंकि इससे पहले वो किसी भी बैटल में हारा नहीं है, लेकिन लू उसे एक कटाना गिफ्ट कर देता है क्योंकि उस जैसे पावरफुल लड़के को लू की जरूरत है और हम उसे अपना पार्टनर बनाने का ऑफर देते हैं। रोना इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन लू अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला है और टार्ट भी उसके साथ होती है। अब हमारा नाम लू नहीं रहा, हमारा नाम बन चुका है एलर ब्लर, लेकिन फिर भी हम उसे लू कहकर ही पुकारेंगे। अब इसके बाद लू अपने बालों को ब्लैक कर लेता है और एक चश्मा भी पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, और टार्ट भी अपनी नई ड्रेस को पहन लेती है। अब लू शहर में माहा नाम की लड़की से मिलता है और एक और आदमी जो शहर में नया होता है, उसे यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता नहीं होता। तभी माहा उस आदमी के साथ अपने दोस्त को भेज देती है और गिफ्ट के तौर पर एक डॉल भी दे देती है। लू को ये पता चलता है कि एक लड़के का ग्रुप मिलकर यहाँ पर टूर गाइड का काम करता है। वैसे भी मैं लाइफ के रास्ते में भटक चुका हूँ, तो शायद माहा मेरी मदद कर सकती है। अचानक बारिश की वजह से माहा और उसके सारे दोस्त वापस आ जाते हैं और उसके पास सिर्फ एक ही सूट होता है, जिस वजह से वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही लड़की का काम कर सकती है। लेकिन अब उनके पास काफी पैसे जमा हो चुके हैं और वो एक और सूट ले सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब से लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर वो सब भागने लगते हैं, और तभी माहा उनके ऊपर अटैक भी कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। पार्टनर्स को भी पकड़ लिया जाता है। अब उन सभी को घोड़ा गार्ड की मदद से शहर से दूर एक किले में लाया जाता है और आने के साथ ही एक लड़की को लॉर्ड के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है और कहते हैं किसी ने अगर यहाँ तक जाने की कोशिश की तो उसे उस रूम में कैद कर दिया जाएगा। और रूम में आने के बाद देखते हैं कि उनके बाकी पार्टनर जहाँ भी मौजूद होते हैं और उन्हें कुछ सब्जियां फेंक के दिया जाता है जिन्हें उन्हें 1 हफ्ते तक चलाना है। अब वो सब लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं क्योंकि ये खाना बहुत ही बेकार होता है और इस कहानी को उन्हें 1 हफ्ते तक चलाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। अब अगले दिन उन सभी को कपड़े धोने का काम दिया जाता है और उन्हीं से कपड़े बनवाए जाते हैं, लेकिन काम में किसी गलती के साथ उन्हें जानवरों की तरह मारा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम उन्हें विलन 1 और विलन 2 कहेंगे। तभी मर्चेंट 2 पहुंच जाते हैं और विलन 1 को कुछ पैसे देने के बाद सारी लड़कियों को एक एक करके दिखाने लगते हैं। उनके जाने के बाद एक लड़की को रूम में कैद कर दिया जाता है। अगले दिन वो सब लोग मिलकर खाना बना रहे होते हैं। तभी विलन 2 आकर माहा और ईफा को अपने साथ जाने के लिए कहता है। फिर वो उन दोनों को कपड़े उतारने के लिए कहकर उनके ऊपर पानी डाल देता है और रात में माहा ईफा को अच्छे तरीके से सजा देती है। रात में विलन 1 ईफा को लेकर कहीं पर चला जाता है और सबके सोने के बाद उसे वापस लाता है। अब माहा ईफा से बात करने के लिए जाती है, लेकिन ईफा स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है।
महा की जिंदगी यहाँ पर ऐसे ही कटने लगती है और वो लोग इस पर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन विलन 1 कहता है कि वो खुद ईफा को ट्राई करना चाहता है। अब महा को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लड़कियां कहती हैं कि वो महा के बदले में काम करना चाहती हैं, जिस वजह से उन्हें भी नहला दिया जाता है। लेकिन इस काम के प्रेशर को वो लोग सहन नहीं कर पाते और उनमें से एक लड़की अपने चेहरे पर नाइफ से निशान बनाने लगती है, क्योंकि इन निशानों के साथ कोई भी उसके पास नहीं रहेगा। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और विलन 1 विलन 2 बात कर रहे होते हैं कि महा की भी उम्र हो चुकी है और वो एक वर्जिन भी है, जिस वजह से इस काम के बदले में उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन रूम के पास ही महा मौजूद होती है और वो सारी बातें सुन लेती है। वो अपने दोस्तों को याद करने लगती है और फिर स्टोर रूम में जाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, अगर तुम थोड़ी सी मुस्कुराओगी तो बहुत ही अच्छी लगोगी। लू को पता चलता है कि वो एक लड़के को खरीदने के लिए आया है। यहाँ पर लड़के को खरीदना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि असल में ये सब अनाथ हैं। हालांकि यहाँ पर अनाथों के लिए कुछ खास काम नहीं होते, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। अब लू महा को चुन लेता है और सारे पेमेंट भी क्लियर कर देता है। लेकिन तभी विलन 1 कहता है कि पेपर से जुड़ी कुछ जरूरी वजहों से वो महा को 3 दिन के बाद भेज पाएंगे, जिस वजह से लू वहां से चला जाता है। अब महा को नहला दिया जाता है, क्योंकि उसे अपने पहले कस्टमर के पास जाना है। वहीं जो लड़की अपने चेहरे पर निशान बना चुकी थी वो रोने लगती है और कहती है कि अगर उसके चेहरे पर यह निशान नहीं होते तो शायद उसे आज चुना जाता। दोनों लड़कियां यहाँ पर रोने लगती हैं। अब महा को उसके पहले कस्टमर के पास ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी विलन 1 बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर वो अपने सारे काम खत्म कर देगा। ये सुनकर महा इस गाड़ी से कूदने का फैसला करती है और जंगल के बीच में माना का इस्तेमाल करने के लिए भागने लगती है। लेकिन तभी विलन नंबर 2 सामने आ जाता है और वो भी माना का इस्तेमाल कर सकता है। वो महा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी लू वहां पर पहुंच जाता है और विलन नंबर 2 को धराशायी कर देता है। लू कहता है कि जब उसने महा को देखा था तो उसे समझ में आ गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और वो किसी भी हालत वहां से बाहर निकलना चाहती है। फिर अचानक विलन नंबर 1 भी वहां पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर लू को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन लू उसे ट्रैप कर देता है और विलन नंबर 2 को फिर से जल्दी से पटक देता है। इसके बाद लू कासल में सैनिकों को भी भेज देता है। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की ने अपने चेहरे को बिगाड़ लिया था, लू ने फिर से उसे सही कर दिया है। अब इस ऑर्फनेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और हम महा को हमारे साथ जुड़ने के लिए कहते हैं और वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अब बैरेट, जो लू का नकली भाई है, बीमार होता है और लू उसका चेकअप कर लेता है, लेकिन हम किसी को भी इसके बारे में बताने से मना कर देते हैं। फिर बेलमोन, लू के नकली बाप, लू को कुछ पेपर्स दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है कि इस आदमी ने महा को अडेप्ट कर लिया है और अब महा बेलर फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, हमारी बहन बन चुकी है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और थेडी के डैड कहते हैं कि उन्होंने एक वाइन शॉप खोला है, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस वजह से वो इस वाइन शॉप को लू के नाम करने वाले हैं और अब लू जो चाहे वहां पर बेच सकता है, क्योंकि वो लू पर पूरा भरोसा करते हैं। लू अपने घर पहुंच जाता है और वहां महा और टार्ट ने मिलकर उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। ये खाना लू को बहुत पसंद आता है और वो उन दोनों को शॉप के बारे में बताता है। अब लू को कुछ ऐसा बेचना पड़ेगा जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो सके और जो बड़े राज्यों को भी पसंद आए, ताकि वो उनके साथ संपर्क कर सके। इसके बाद लू ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का प्लान बनाता है। इस समय लू 13 साल का हो चुका है, जिसका मतलब है कि उसे हीरो को मारने के लिए उसके पास सिर्फ 5 साल और बचे हुए हैं। तभी उसके कमरे में टार्ट और महा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस बार उन्हें अकेले सोने में डर लग रहा है, इसलिए वो उसके पास आए हैं। इसके बाद लू अपने नकली मॉम और डैड के सामने अपना बिजनेस प्लान बताता है, लेकिन उन दोनों को लू पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। हालांकि इस इलाके में मेकअप बहुत पॉपुलर है, लेकिन लू मेकअप नहीं बल्कि मॉइस्चराइजर बेचने का प्लान करता है। लू की मॉम इसे अपने चेहरे और हाथों पर ट्राई करती हैं। उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है और मेकअप के ऊपर इसका इस्तेमाल करने से वो और भी बेहतर दिखाई देती हैं और वो कहती हैं कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हैं। तभी बैरेट इस प्रोडक्ट को अपनी सहेलियों के बीच में फेमस करने के लिए कहता है, लेकिन लू कहता है कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए उसे एक खास मेडिसिन की जरूरत है जो सिर्फ उसके क्षेत्र में ही मिलती है। ये मेडिसिन इतनी दुर्लभ है कि दूसरा कोई इसका सीक्रेट नहीं जान पाएगा। लेकिन जाते वक्त लू टार्ट से कहता है कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि ये एक सीक्रेट रेसिपी है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। अब 6 महीने बाद लू ने अपनी कंपनी बनाई है जिसका नाम ना है। ये कंपनी अमीर लोगों के बीच में बहुत फेमस हो चुकी है और इस कंपनी को इस समय महा और उसके सारे दोस्त चला रहे हैं। लेकिन तभी थरे को पता चलता है कि हर दिन उसकी फैक्ट्री में इस सीक्रेट को चुराने के लिए कोई न कोई आता रहता है
रात को सोते समय लू महसूस करता है कि छत पर कोई मौजूद है, लेकिन तभी टाट अपनी स्पेयर को घुसा देती है और माँ बाहर निकल कर कहती है कि उसने पूरी जगह को क्लियर कर लिया है। तब हम देखते हैं कि टाट और माँ ने मिलकर उस आदमी को पूरी तरीके से पकड़ रखा है और उससे उसके मालिक के बारे में जानकारी निकालने लगती हैं। दूसरी तरफ लू कॉफी बनाकर दोनों के लिए लाता है और उस आदमी को मारने का आदेश दे देता है। और अब गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जहां सामने दुनिया का सबसे मजबूत समुराई खड़ा है, जिसे लू की तरह उस हीरो को मारने के लिए आदेश दिया गया है। यह आदमी उस आदेश को स्वीकार कर लेता है, लेकिन अगले वर्ल्ड में समुराई बनने की कोशिश करते हुए वो एक हारने वाला बन चुका है। अगले दिन लू को इस घर से जाने के बाद वो और टाट मिलकर कुछ रोमांच करने का प्लान करते हैं। दोनों कुछ खास खाने का सामान लेकर आते हैं और आपस में बात करते हुए अपना समय बिता देते हैं। तभी लू को पता चलता है कि वो असल में विया से मिलने के लिए आया है और उसके लिए चॉकलेट्स भी लेकर आया है। चॉकलेट्स विया को बहुत पसंद आती हैं और लू इन चॉकलेट्स को अपनी शॉप में बेचने का प्लान करता है। तभी लू को पता चलता है कि विया ने यहाँ पर एंटी ग्रेविटी स्पेल क्रिएट कर लिया है और लू भी अब इसे यूज कर सकता है। इसके बाद वो दोनों कई अलग अलग स्पेल को ट्राई करने लगते हैं और अपना समय यहाँ बिता देते हैं। लेकिन लू के जाने का वक्त आ जाता है और जाने से पहले वो अगले महीने फिर से आने का प्लान करता है। घर वापस आने के बाद टाट और माँ लू के साथ सो जाती हैं, लेकिन अगले दिन उनके उठने के बाद वो दोनों अजीब सा महसूस करने लगते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि ये सब असल में लू का काम था। तभी लू शर्माने लगता है। फिर वो कहता है कि उम्र के हिसाब से ये सारी बातें नॉर्मल है, लेकिन दोनों जवाब देते हैं कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, बल्कि पार्टनर्स होने के नाते वो इसमें उसकी मदद करना चाहते हैं। इस बीच महा के दो दोस्त रास्ते में सफर कर रहे होते हैं। उनके हाथों में किसी के लिए गिफ्ट होते हैं, लेकिन तभी दो अजनबी उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। तभी महा वहां पहुंच जाती है और उन दोनों गुंडों को पीटने लगती है। इसी समय लू को पता चलता है कि ये दोनों गुंडे इस शहर में नए हैं। महा उन्हें और भी बेरहमी से मारती है और कहती है, अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ फिर से आंख उठाई तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगी। अब हमारा बिजनेस बड़ी सफलता के साथ चलने लगा है और महा के जरिए हम किसी भी जानकारी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस दौरान टाट हमारे पास आती है और कुछ बटन दिखाते हुए पूछती है, टाट जिसने बैटलफील्ड में दुश्मनों को हराकर उनके कपड़ों से ये बटन इकट्ठे किए हैं, अब एक सुपर फास्ट असासिन बन चुकी है। दूसरी ओर हमारा मर्चेंडाइजर और चॉकलेट बिजनेस की वजह से अमीर लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध भी बन गए हैं, लेकिन आखिरकार हमारे यहाँ बिताए 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब लू को अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। तभी महा कहती है कि वो हमारे बिजनेस को पास ही शहर में फैलाना चाहती है और इसके लिए उसने एक बेहतरीन लोकेशन भी चुन ली है। अब हमें इस कंपनी को छोड़ना होगा, इसलिए हमने इसे महा और उसके दोस्तों को सौंपने का फैसला किया। लेकिन इसे सौंपने से पहले हमने महा के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। असल में महा उतनी गरीब नहीं थी जितनी वो दिखाती है। उसके पिता एक समय में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और उनकी हत्या कर दी। इन सब के बावजूद महा ने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वर्तमान में महा बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रही है। दिलचस्प बात यह है, जिस प्रॉपर्टी को वो अभी भी खरीदना चाहती है वो कभी उसके परिवार की ही थी। महा को आखिरकार हमारे फैसले की मंजूरी मिल जाती है और ये सुनकर वो बेहद खुश हो जाती है। तभी महा के सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और हमें एक यूनिक टी बैग गिफ्ट करते हैं। आप सच में कितने अच्छे हो, अगर आप ना होते तो शायद हमें लू से मिलने का कभी मौका नहीं मिलता। आपके जाने के बाद भी हम आपको बहुत मिस करेंगे। अब महा हमारे बालों को अच्छे से साफ करती है और उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि हमारे बालों का असली रंग सफेद है। जाते वक्त महा के चेहरे पर हल्की सी जलन दिखाई देती है, क्योंकि अब से लू सिर्फ टाट के साथ रहेगा, लेकिन इसके बावजूद वो लू को अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। महा हमें बताती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया था। मुझे लगा था कि तुम मेरा इस्तेमाल सिर्फ अपने मिशन के लिए करोगे, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसके बावजूद तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल मेरे लिए खास था। जाते जाते महा अपने हाथों से बनाई हुई एक डॉल गिफ्ट कर देती है और वादा लेती है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वापस आना होगा, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब लू वहां से जाने लगता है। महा खामोशी से उसे जाते हुए देखती है। मनी मन सोचती है, जो फीलिंग्स मेरे दिल में लू के लिए हैं शायद मैं कभी कह ना पाऊं। उधर सफर में लू बड़े आराम से टाट से कहता है, देख टाट, जो डिलीवरी का काम मुझे मिलता है उसमें से कुछ तेरे हवाले कर दूंगा, इससे तुझे महा से मिलने का बहाना मिल जाएगा। टाट हंसते हुए बोलती है, अबे ओ महा, असल में मुझसे नहीं तुझसे मिलने का बहाना ढूंढती है। टाट हल्की आवाज में कहती है, लेकिन ये बात महा ने मुझे तुमसे ना बताने के लिए कहा था, समझा। तभी अचानक उनका घोड़ा गाड़ी के सामने स्पिरिट वुल्फ का झुंड कूद कर आ जाता है। टाट बिना वक्त गवाए अपनी स्पेयर निकालती है और पहले वुल्फ को स्पेयर से चीर देती है। दूसरे पर मैजिक टेक्निक का ऐसा तड़का लगाती है कि वो धड़ाम से गिर जाता है और तीसरे को अपने हाथ से ऐसे निपटाती है जैसे मटर छील रही हो। लू टाट के ये अंदाज देखकर चौकन्ना रह जाता है और हंसते हुए कहता है, अबे तू तो पूरी प्रोफेशनल हो गई है, पहले के मुकाबले तेरा स्किल लेवल तो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद
जैसे ही वो अपनी खेतों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूर दूर तक सोयाबीन की फसल लहरा रही है। ये सोयाबीन उनके मॉइस्चराइजर फैक्ट्री का बेस है। लू को देखते ही गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। एक बुढ़ा किसान अपने खेत से ताज़ा सब्जी लाकर देता है और कहता है, लाला तू इतना सारा ऑर्डर भिजवाता है, इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि तुझे कुछ सब्जियां दें। बल्कि लोग भी लू का शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ उसकी पीठ थपथपाते हैं और कुछ हंसते हुए बातें करते हैं। लू सबकी बातें सुनते हुए हल्की मुस्कान देता है और मन में सोचता है, जिंदगी का ये सफर कितना खूबसूरत है। लू ठहर कर कहता है, अब बस इस रीजन को और भी बेहतर बनाएंगे, यहाँ के लोग भी खुश रहेंगे और बिजनेस भी चमकेगा। जैसे ही लू घर वापस पहुंचता है, उसकी मॉम उसे गले लगा लेती हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए वो कहती हैं, अब की बार तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझे? तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लगता है। फिर वो कहती हैं, तुम्हारे डैड तुम्हें स्टडी रूम में बुला रहे हैं, लगता है कोई खास बात करनी है। लू जब डैड से मिलने जाता है तो डैड उसे ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम अब सच में एक मर्द बन चुके हो बेटा। जब मैंने तुमसे कहा था कि बड़े बड़े मर्चेंट्स और अमीर लोगों से रिश्ते जोड़ो, तब मुझे भी पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दोगे। डैड की आंखों में गर्व झलकता है। आज एरिक बालर का नाम हर जगह गूंज रहा है। लेकिन लू सिर झुकाकर कहता है, डैड इस काम में इलिक फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। डैड हल्की सांस लेते हुए एक सीक्रेट बात शेयर करते हैं, बेटा मैं अब ऐसी पोजीशन में हूँ कि चाहकर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बोझ भी बढ़ गया है। लू चुपचाप डैड की बातें सुनता है। फिर डैड आगे कहते हैं, तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी का खून नहीं बहाया। पहली बार तुमने बस मेरे कहने पर मदद की थी और दूसरी बार सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए थे। डैड के शब्दों में नरमी और गहराई होती है। लू चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए उनके चेहरे को देखता है और मन ही मन सोचता है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर और अपने लोगों के लिए खड़ा रहूं। लेकिन अगर किसी को इन असैसिनेशन के बारे में पता चल गया तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और कहते हैं कि अगर लू चाहो तो अपनी बाकी की जिंदगी एक मर्चेंट की तरह बिता सकते हो। लेकिन लू कहता है कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ एक असासिन बनना चाहता था और इतने सालों के बाद इस मोमेंट पर आकर वो अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि वो विया के लिए कुछ अलग सा महसूस करने लगा है और वो किसी से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे एक नोबल फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन जब उसने ये रीज़न अपने डैड से बताया तो वो हंस पड़ते हैं। अब हमारे लाइफ का सबसे बड़े असैसिनेशन का आदेश दिया जाता है। हमें एक ऐसे आदमी को मारना है जो मिलिट्री के डिटेल्स चुराकर उन्हें ड्रग्स के बदले बेचता है और हम इस आदमी को जैसे चाहें वैसे मार सकते हैं। तभी हमें गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सामने दुनिया का सबसे पावरफुल रैपर आ जाता है और उसे भी वही ऑफर दिया जाता है। लेकिन इस दुनिया में रैप हर किसी को गाली जैसा लगता है और हम ये सारी बातें टाट को भी बता देते हैं। और फिर लू को पता चलता है कि इस ड्रग का असल नाम वसीन है। लेकिन उस आदमी को मारने से पहले लू को उसके बारे में कुछ अहम डिटेल्स जाननी जरूरी है। इसलिए कुछ कबूतरों की मदद से हम वहाँ के पास एक संदेश भेजने वाले हैं ताकि वो लू को डिटेल्स भेज सके। अब अगले दिन हम यहाँ सो रहे होते हैं, लेकिन तभी मॉम आकर कहती हैं कि वो इस काम में आज हमारी मदद करना चाहती हैं। लेकिन लू कहता है कि मुझे तो किसी मदद की जरूरत नहीं है। फिर मॉम कहती हैं कि उन्हें टाट की मदद से ये पता चल चुका है कि हमने उस बेड पर उस वक्त क्या किया था और कहती हैं एक बार लू को भी दिखा दो, लू को भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन तभी टाट अगर कहती है, आप लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, ये काम तो मुझे दिया गया है। जिसके बाद लू के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर मॉम को हम रूम से निकाल देते हैं और अपना ड्रेसअप करने लगते हैं। लेकिन तभी मॉम कहने लगती हैं, तो अब हमारी उम्र हो रही है और शायद हमें ज्यादा दिनों तक जीने का मौका न मिले, इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। देखो हमने कुछ लड़कियों को पहले ही चुन लिया है, इनमें से कौन सी तुम्हें पसंद आती है। लेकिन तभी टाट कहती है, तुम दोनों के लिए शादी का सोचना भी बहुत जल्दी है और वैसे भी मेरे होते हुए उनकी वाइफ की क्या जरूरत है। ये सुनकर मॉम टाट से कहती हैं, तुम्हें तो लू से शादी करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर टाट बहुत शर्मा जाती है। फिर लू कहता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अब रात में हम लोग अपने सफर की तैयारी करने लगते हैं और बिना किसी दूसरे विचार के रफ्तार से भरे इस सीक्रेट मिशन को हम शुरू कर देते हैं। अब लू उस आदमी के टाउन में पहुंच जाता है और कोई कंफ्यूजन ना होने की वजह से हम उस आदमी को टारगेट 1 कहेंगे। अब इस शहर में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि युद्ध की वजह से इस गाँव के वॉरियर्स की हालत बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन तभी एक लड़की आकर कहती है, हम लोग यहाँ पर जैम बेच रहे हैं, क्या आप हमसे थोड़ा सा जैम लेना चाहोगे। अब टाट और लू यहाँ पर लवर्स बनने का नाटक करने लगते हैं और थोड़े से जैम को ट्राई कर लेते हैं। लेकिन तभी कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से लू और टाट मिलकर उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद वो उन जैम के बकेट को भी नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अंदाजा है इस जैम के अंदर क्या मिलाया गया है। लेकिन फिर भी वो लड़की रोते हुए इस जैम को उठाने लगती है। अब हम इस लड़के के घर में पहुंच जाते हैं जहां उसकी मॉम बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती हैं और ड्रेस के ना मिलने की वजह से वो अपने दिमाग का कंट्रोल खो रही हैं। लेकिन तभी लू उन्हें पकड़ लेता है और एक टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से उनका नशा थोड़ा सा उतर जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। अब घर में पहुँचने के बाद
बाद में पता चलता है कि ना कंपनी की तरफ से हमारे लिए कुछ गिफ्ट आए हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर में असल में माह का सीक्रेट मैसेज होता है। लू को पता चलता है कि हमारे टारगेट का नाम असल में वेंसर है और वो जिस ड्रग को बेचता है उसे सस नाम के एक प्लांट से बनाया जाता है। अब इस प्लांट को खाने से ढेर सारे हार्मोन्स एक साथ निकलने लगते हैं, लेकिन उसका असर खत्म होने के बाद उन सभी की हालत उस लड़की की मॉम की तरह हो जाती है। लेकिन वेंसर का कनेक्शन बड़े बड़े फैमिली में होने की वजह से कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाता, जिस वजह से अब इस काम को लू को ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम माह से मुलाकात कर लेते हैं और हमसे मिलने की वजह से माह बहुत खुश होती है और कहती है मेरे ना होने की वजह से तुम्हें और टार्ट को वो चीज करने का मौका तो मिल ही गया होगा ना। लेकिन लू कहता है हम सब एक फैमिली हैं और हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। तभी माह कहती है तुम इस वर्ल्ड के सबसे हैंडसम लड़के हो, तुम्हें कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती है। यह अलग बात है कि लू मुझे पता है कि तुम्हारा और विया का कनेक्शन चल रहा है, लेकिन तुम असल में एक नोबल हो, तो तुम चाहो तो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हो और तुम्हें इस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए। अब हम वेंसर के गांव में पहुंच जाते हैं। ये गांव खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, जिस वजह से ये उतना बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद वेंसर का कैसल बहुत ही लाजवाब होता है। हमारे आने के बाद वेंसर की वाइफ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें नए प्रोडक्ट को ट्राई करने का मौका मिलेगा। तभी वो दोनों कहने लगते हैं आप उस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तो अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो सभी को ये प्रोडक्ट जरूर अच्छा लगेगा। इस मर्चेंडाइजर को ट्राई करने के बाद उनका स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट होने लगता है। वो कहते हैं हम लोग हमेशा इतने अमीर नहीं हुआ करते थे, हाल ही में हमारा बिजनेस इतना पावरफुल हुआ है। लेकिन तभी वहाँ वेंसर खुद पहुंच जाता है उन दोनों से मुलाकात करने के लिए और आते ही कहता है आज रात को हमारे यहाँ पार्टी होने वाली है, तो आज रात ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद रात में अमीरों की पार्टी का आयोजन किया जाता है और सभी लड़कियों को ये मर्चेंडाइजर बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। ये पार्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीतने लगती है, लेकिन तभी वेंसर आकर कहता है लड़कियों के बीच तुम बहुत पॉपुलर हो, तो तुम्हारे ऊपर नजर रखना पड़ेगा। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत होती है। वेंसर की वाइफ से लू को पता चलता है कि सोने से पहले वेंसर अपने छत पर वाइन पीना पसंद करता है। तभी दूर के पहाड़ में लू अपने गन और बुलेट को तैयार कर लेता है और टार्ट साइड से उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ कैमो हवा को चीरते हुए वेंसर के सीधे सर पर जाकर लगता है। लू देखता है कि वेंसर की वाइफ उसे हक करके रोने लगती है और लू सोचता है कि आदमी बुरा नहीं है, बल्कि हालत की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा है। तभी टार्ट उसे पीछे से हक कर लेती है क्योंकि ये सब देखकर लू सैड फील करता है। उसे याद आता है कि वो पिछले जीवन में कितना बदल चुका है, लेकिन अब उसे इस नए जीवन को जारी रखना पड़ेगा। इसके बाद टार्ट के साथ हम सीक्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं, लेकिन टार्ट कहती है कि इस मिशन के दौरान उसे हमारे साथ समय बिताने का मौका मिला जो उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां माह हमारा वेट कर रही होती है। लू को पता चलता है कि माह ने असल में इस आइलैंड के बारे में एक न्यूज़पेपर में सुना था, लेकिन यहाँ पर जाते वक्त माह कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि उन्हें एक सीक्रेट टूल के बारे में पता चला है जिसे गॉड का वेपन कहा जाता है। ये वेपन इस टाइम टेंटे मैग्नस नाम के एक आदमी के पास है और शायद टेंटे ही असल में वो हीरो है जिसे मारने के लिए लू को यहाँ बुलाया गया है। वो लोग इस समय उस वेपन को पाने की डील कर रहे हैं, लेकिन बुरा न्यूज़ ये है कि सुगो कंट्री में युद्ध छिड़ चुका है और विया के परिवार ने इस युद्ध में ज्वाइन कर लिया है। वो सब लोग असल में एक आदमी के सामने हार रहे हैं और उस आदमी का नाम है टेंटे मैग्नस, यानी वही व्यक्ति जिसके पास ये वेपन उस समय मौजूद है। अब अगले दिन लू विया से मिलने के लिए पहुंच जाता है और विया उसके लिए कॉफी बनाने लगती है। वो यहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है और तभी लू उससे युद्ध के बारे में पूछ लेता है, लेकिन विया कहती है कि उनके कुछ मेंबर्स ने इस युद्ध को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस चीज से उनके राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी लू टेंटे मैग्नस के बारे में बता देता है और कहता है अगर उसने यहाँ पर अटैक किया तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहता है इलिक बार्लर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो लोग तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन विया कहती है तुम मेरे बारे में क्यों सोचते हो, ये पूरी जगह मेरे परिवार की तरह है और मुसीबत के वक्त मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर वो फालतू की बातों को छेड़ने के लिए कहती है चलो हम बाजार घूमने चलते हैं। अब भी अभी हमारी तरह हेयर को ब्राउन कर लेती है और हम दोनों मिलकर बाजार में घूमने लगते हैं। तभी लू को यूनिक खाने के बारे में बताने लगता है जिन्हें वो दोनों ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तभी लू को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो सेंस कर पाता है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर वॉरियर्स हैं। विया कहती है वॉर की वजह से ज्यादातर लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। अब वो दोनों एक गेम खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब लू यहाँ पर एम को कर ही रहा होता है, लेकिन विया उसे रोक देती है और कहती है गेम के बीच में तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद लू महा को समझाता है कि किस तरीके से एम किया जाता है। उसका पहला निशाना चूक जाता है और दूसरा भी फेल हो जाता है, लेकिन तीसरी बार में वो एक पांडा को जीत लेता है।
इस मैच को जीतने की वजह से विया बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे लजीनिया खाने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉर्डस के सामने दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरामैन स्पॉन हो जाता है और उसे भी वही ऑफर दिया जाता है। अगले पल कैमरामैन एक पिक्चर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक घोड़ा गाड़ी गुजर जाती है, जिसका मतलब है कि ये आदमी यहाँ पर फेलियर प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पर लजानिया विया को बहुत पसंद आता है, लेकिन विया कहती है कि ताड़ी के हाथ का बना खाना उसे ज्यादा पसंद आता है और उसे हमारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। इस वजह से लू अगली बार उसे अपने हाथ का खाना खिलाने का वादा करता है। तभी यहाँ से जाते वक्त वो लोग एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ से भटक चुका है। फिर लू उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है और उसका प्रॉब्लम पूछने लगता है। तभी विया अपने पावर का इस्तेमाल करके बच्ची की माँ को ढूंढने की कोशिश करती है। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि रको की माँ उसके आसपास ही मौजूद है। इसके बाद वो दोनों रको को उसकी माँ से मिलवा देते हैं। इस काम को पूरा करके वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और विया इस काम के बदले में लू को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती है, इसीलिए विया उसे हॉट स्विंग में ले जाती है और वो दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं। लेकिन तभी विया लू को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है और पूल में वो दोनों आपस में पानी को उड़ाने लगते हैं और लू उसे गहरी सांस लेने के लिए कहता है जिससे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाएगा। अब वो दोनों आपस में रोमांटिक टाइम बिताने लगते हैं और तभी विया कहती है कि वो अपने टाउन को पसंद करती है और वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकती। वो बताती है कि जल्दी ही उसके डैड भी घर वापस आने वाले हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों अपने रोमांटिक फीलिंग में खो जाते हैं। अब लू के जाने का समय आ जाता है और विया कहती है कि उसके जाने के बाद वो उसे बहुत मिस करने वाली है, लेकिन जाने से पहले लू उसे लजीनिया खिलाने का वादा करता है। लू के जाने के बाद लू को पता चलता है कि ये सारी चीजें असल में एक छलावा थी और उन लोगों ने पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर रखी है। अब लू यहाँ पर विया के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी टाट उसे एक न्यूज देती है। लू को पता चलता है कि उनके पास एक जख्मी सोल्जर आया है और उससे पता चलता है कि उन्हें विया को मारने का ऑर्डर मिला है। लेकिन तभी लू कहता है विया तो असल में नोबल फैमिली का हिस्सा है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर इस अटैक के बारे में बाकी नोबल फैमिली को पता चल गया तो हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। लेकिन डैड कहते हैं कुछ समय पहले सूगो में जब वार लड़ा गया था उसमें विया के डैड हार गए थे, जिससे उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी उनके अपोनेंट के पास चला गया। अब वे लोग पूरे देश पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, इसलिए वे विया को मारना चाहते हैं और विया इतनी अच्छी है कि उसने पूरे देश को अपने साथ फाइट करने के लिए मना लिया है। हो सकता है कि वो उस बैटल को भी जीत जाएं, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये सारी जानकारी ये सोल्जर लू को देने के लिए आया था। तभी लू को पता चलता है कि इस अशासन के ऑर्डर को विया के डैड ने ही दिया है। असल में वो लोग विया को मारने ही वाले हैं, बल्कि उसका मर्डर करने का नाटक करेंगे, लेकिन ये उनके रूल के खिलाफ है, जिससे लू ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, जिस वजह से लू के डैड को वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन उनके पावर कम होने की वजह से वो लू से ही वहां जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये सारी चीजें रूल के खिलाफ होने की वजह से लू इस ऑफर को लेना नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी अपने काम को अपनी फीलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहता था। इस वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि इस जॉब को लेने के लिए उसके पास 3 वजह हैं। पहला, विया ने उसे मैजिक टेक्निक्स सिखाई हैं। दूसरा, विया से टाट शादी करने वाला है। और तीसरा, लू ने वादा किया था कि जब भी विया को मदद की जरूरत होगी लू उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचेगा। तभी डैड कहते हैं हमारे इतने सख्त रूल्स होने के बावजूद उन्होंने भी एक बार हमारे रूल्स को तोड़ा था हमारी मॉम के लिए। वो बताते हैं कि मॉम असल में बिगने फैमिली का हिस्सा हैं और इसी वजह से इन तीनों के हेयर कलर सिल्वर व्हाइट हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम भी उनकी तरह वही काम करेंगे। अब हमारे पास टाट पहुंच जाती है और कहती है कि वो हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन लू कहता है कि 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए असंभव है। लेकिन टाट कहती है कि वो हमारे साथ नहीं जा रही, बल्कि वो हमारी माँ को बचाने की मदद करने वाली है। इसके बाद वो अपने विंड स्मेल का इस्तेमाल करके लू को तेजी से ले जाने लगती है। अब हमारी तेजी की वजह से सामने की हवा का दबाव हमारे ज्यादातर माना को खत्म कर देता है, लेकिन इस तीर की वजह से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतने दबाव को सहन की वजह से टाट को यहाँ पर तकलीफ होने लगती है और वो मन में सोचने लगती है कि कुछ साल पहले कि टाट ने उसकी जिंदगी को बचाया था खुद के फायदे के लिए। अब दूसरों को ये चीज बुरी लग सकती है, लेकिन इससे पहले टाट को किसी की भी जरूरत नहीं थी, जिस वजह से टाट की मदद करके उसे अंदर से अच्छा महसूस होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे सील का दबाव और भी बढ़ जाता है। अब लू उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन टाट अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने लगती है। तभी टाट सोचती है कि लू ने अपने जीवन में कई चीजों को हासिल कर लिया है जिनके लिए उसे एक टूल की जरूरत थी, और वो चाहती थी कि वो लू के लिए एक अच्छा टूल बने, चाहे वो कुछ भी ना कर सके। लेकिन तभी टाट का सील टूट जाता है और लू उसे तेजी से पकड़ लेता है। अब टाट बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन लू उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद लू अपनी यात्रा में अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद टाट और भी बुरी तरीके से रोने लगती है, क्योंकि लू कभी भी उसका नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं
कि गॉडेस के सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर स्पॉन होता है और उसे हीरो को पकड़ने का काम दिया जाता है। दूसरी ओर लू के डैड अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि उनका बेटा बहुत ही पावरफुल है और इस अटैक को केवल वही रोक सकता है। अब लू यहाँ पर पहुंचने के बाद देखता है कि विया के अपोनेंट्स में 1500 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं, जिनमें से कई तो मैजिक यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इनका सामना करने के लिए विया के पास सिर्फ 2000 मेंबर्स होते हैं। लू ये नहीं समझ पाता कि इतने सारे सोल्जर्स होने के बावजूद वो सब लोग कैसल पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी लू तेजी से एक पोजीशन में जाकर जितने भी मैजिक यूजर्स हैं उन सभी को हेडशॉट मारने लगता है, जिसके बाद वो सभी डिफेंस मोड में चले जाते हैं और लू की तरफ फायर करने लगते हैं। लू फिर नोटिस करता है कि सारे मैजिक यूजर को पीछे रखा गया है, जबकि उन्हें सबसे फ्रंट में होना चाहिए था। इसका मतलब है कि टार्ट यहाँ पर गन का यूज कर रहा है, जिससे ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तभी लू अपने मैजिक पावर का यूज करके उन सारे सोल्जर्स की बातें सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग घबराए हुए हैं। इसके बाद लू यहाँ पर माना स्टोन को भी लाया था, जिससे अपने मैजिक का यूज करके एरो को शूट करने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन इन ब्लास्ट के खिलाफ लड़ने का उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था। जिसके बाद लू टार्ट को नोटिस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर बमर के फायदे को उठाकर सारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद लू जब आगे बढ़ता है तो वो एक लड़की की बॉडी को नोटिस करता है और अपने पावर का यूज करके विया के रूम तक जाने का रास्ता पता लगा लेता है। फिर वो एक बड़े बैग के साथ विया के रूम में पहुंच जाता है और विया को देखकर उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईफा वहाँ के पास एक लेटर लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ कहती है कि लेटर शायद आर्डे के पास भेजना पड़ेगा। फिर लू के गॉड का सीन भी दिखाया जाता है और वो प्राइम पावर से कहते हैं कि दुनिया में जितने भी टॉप क्लास के लोग थे उन सभी के सोल को उसने इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी हीरो को नहीं मार सकता, जिस वजह से वो प्राइम पावर की मदद मांगते हैं। जिसके बाद प्राइम पावर दुनिया के सबसे पावरफुल सोल को भेज देता है, जो कि असल में लू का होता है। अब लू का सीन के देखने के बाद विया के डैड से हैंडशेक कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ही विया को असासिनेट करने का ऑर्डर दिया था। तभी लू कहता है कि वो उस रूम में आग लगाने वाला है, जिससे सभी को ऐसा लगेगा कि विया ने अपने आप को खत्म कर लिया है और इसलिए उसने उस लड़की की बॉडी को यहाँ पर लाया था। दूसरी तरफ विया के डैड अपने सभी सोल्जर का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं ताकि उनके सोल्जर यहाँ से भाग सकें। कुछ दिनों के बाद वो फिर से अटैक करने के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले विया को सभी को एक मैसेज देना पड़ेगा। विंडो को खोलकर विया अपने मैसेज देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी लू को यहाँ पर बहुत अजीब सा फील होता है और वो फीलिंग पिछली बार से मिलती जुलती है, जब उसका प्लेन क्रैश होने वाला था और उस सैटेलाइट ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। तभी उनके कासल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तभी उसी मोमेंट्स पर लू ने विया को बचा लिया था। अब हम देखते हैं कि डार्ट मेनेस यहाँ पर सारे सोल्जर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि डार्ट के पास बहुत ज्यादा माना होता है, जिस वजह से हम अपने सबसे पावरफुल वेपन की मदद से मैग्नेट के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने बड़े अटैक के बावजूद टेंट मैग्नस पूरे पावर के साथ खड़ा होता है और तभी मैग्नस को देखकर विया के डैड लू से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने अकेले ही उस पूरे वार को जिता दिया था। फिर टेड मैग्नस कहता है कि उसे लू का पावर बहुत पसंद आया, इस वजह से वो उनके साथ 1-on-1 मुकाबला करना चाहता है। अगर लू जीत जाता है तो वो अपनी सेना के साथ यहाँ से चला जाएगा। इस बीच लू का डैड वायलिन बजा रहे होते हैं और उसकी मॉम लू का इंतजार कर रही होती हैं। तभी उसकी मॉम एक सीक्रेट लेटर लेकर डैड के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ टेंट मैग्नस कहता है कि उसे अपने लायक ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं मिला था और वो लू से कहता है कि वो यहाँ से जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। वहीं लू कहता है कि उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को पहले इस्तेमाल कर लिया है और वो किसी भी कीमत पर टेंट को दोबारा हरा नहीं पाएगा। ये सुनकर विया लू से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी लू एक और वेपन को समन कर लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके कहीं पर भेज देता है। इसके बाद लू कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बचपन से उसे असासिन के लिए ट्रेन किया गया है और आज भी उसे वही करना चाहिए। यहाँ पर लू के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाती है। जैसे ही वो सोचता है कि अगर वो इस बैटल को हारता है तो मैनेस केवल उनकी क्वीन को पकड़ लेगा, बल्कि पूरे कैसल भी उनके हाथ में चला जाएगा। इस सोच के साथ लू ने अपनी रणनीति बनाई और सभी सोल्जर को वहां से हट जाने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब अटैक बहुत बड़ा होने वाला है। मैनेस भी अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है और ये सब गॉड द्वारा देखा जा रहा होता है। जब मैग्नस अपने पूरे पावर को इकट्ठा करता है तो लू के पास काउंटडाउन में सिर्फ कुछ ही समय बचता है। इस समय लू ने फाइनल टॉस किया और कहा, मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, मुझे कोई बैटल नहीं करनी है, मुझे बस इस मैच को जीतना है। इसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इस विस्फोट को कोई भी संभाल नहीं पा रहा होता है। ये ब्लास्ट अचानक हुआ और उसके वजह से सब चौंक जाते हैं और दर्शक समझ नहीं पाते कि असल में क्या हुआ। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या लू अपनी रणनीति से जीत पाएगा और इस बैटल के बाद क्या घटनाएं घटने वाली हैं। यहाँ पर लू ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें विया द्वारा सिखाया गया एंटी ग्रेविटी स्पेल और विंड मैजिक शामिल थे।
इस पूरे प्लान में लू ने स्पेस से छोड़ी गई मेटल की रॉड को धरती की ओर खींचने की कोशिश की, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ जो एक अटैक के रूप में काम आया। लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत थी, क्योंकि इस वेपन के जलने के भी बहुत हाई चांस थे। लू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे बचाने में सफल रहा और इसके बाद अपनी जान की सुरक्षा के लिए विंड मैजिक का सहारा लिया। इसके बाद इस बड़ी शक्ति को नियंत्रण करने के बाद लू और बाकी लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं और लू को गंभीर रूप से चोट लग जाती है। वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब लू को होश आता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, विया के साथ एक मुलाकात होती है और वो लू से पूछती है कि इस लड़ाई में उसका कोई फायदा नहीं था, तो वो उसे बचाने के लिए क्यों आई थी। तब लू ने अपनी पावर का स्रोत दिखा दिया और जो उस स्टोन से संबंधित था जिसे विया ने उसे दिया था, एक बहुत ही गहरे कनेक्शन को दिखाता है जो उसका रिश्ता और मजबूत करता। ये मोमेंट ये बताता है कि लू ने विया से किया गया वादा निभाया था और उसे यहाँ केवल एक वॉरियर के बारे में नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत रिश्ता और बंधन के बारे में भी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी बचा हुआ एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।